हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का अरिथमेटिक रिवीजन के सीरीज में। इस सीरीज में हम एवरीडे 10 to 15 क्वेश्चन करते हैं जो कि मिक्स टाइप के होते हैं। एंड इस सीरीज में आपको एवरीडे एक ना एक टॉपिक पे एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, जिससे कि आपकी एवरीडे एवरी टॉपिक पे रिवीजन होती जाएगी। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बहुत सारे क्वालिटी के क्लासेस फ्री में अवेलेबल मिलेंगे। तो अगर आपने सभी क्वालिटी के क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं चैलेंज करता हूँ कि इतना डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाया जाएगा एंड किसी भी अदर यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ाया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि 2 पर्सन्स है, राकेश एंड सुरेश नाम के। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। मतलब गाइस यहाँ पे राकेश पॉइंट ए से स्टार्ट करता होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा पॉइंट ए। एंड यहाँ पे कौन है, सुरेश है, ठीक है। सुरेश यहाँ पे पॉइंट बी से स्टार्ट करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सुरेश पॉइंट बी से स्टार्ट करता होगा। अब आगे क्या बोला है, दे प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे राकेश की स्पीड कितनी है गाइस, यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर है। एंड यहाँ पे सुरेश की स्पीड कितनी है, यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, व्हेन बोथ मीट एट अ पॉइंट इन बिटवीन सुरेश वॉज फाउंड टू हैव 170 किलोमीटर मोर देन राकेश। इसका मतलब अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे होंगे, ये कोई ना कोई एक पॉइंट पे यहाँ पे मिले होंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर राकेश की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है तो वो थोड़ा ही डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे सुरेश, क्योंकि यहाँ पे सुरेश की स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब सुरेश थोड़ा बहुत तो डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा कवर करेगा, बट वो कितना ज़्यादा कवर करता है, यहाँ पे बोला है ना कि 170 किलोमीटर ज़्यादा कवर करता है। तो इनके एग्जैक्ट बीच में अगर ये वाला पॉइंट होगा तो उससे यहाँ पे सुरेश 170 किलोमीटर यहाँ पे ज़्यादा कवर करता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो आपको क्या बोला है, यहाँ पे पॉइंट ए एंड यहाँ पे पॉइंट बी के टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। इतना डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस यहाँ पे 170 है, क्योंकि यहाँ पे सुरेश ने यहाँ पे बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बीच का पॉइंट क्या होगा, मतलब यहाँ पे राकेश ने भी सेम डिस्टेंस कवर किया है एंड यहाँ पे सुरेश ने भी सेम डिस्टेंस कवर किया है। बट यहाँ पे सुरेश की स्पीड अगर यहाँ पे ज़्यादा होगी तो सुरेश यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़्यादा जाएगा। एंड राकेश की स्पीड अगर सुरेश से कम होगी तो राकेश जाहिर सी बात है सुरेश से थोड़ा बहुत डिस्टेंस यहाँ पे कम ट्रैवल करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो इतना डिस्टेंस होगा, इतने डिस्टेंस की जो गैप होगी वो कितनी की होगी, यहाँ पे 170 किलोमीटर की होगी। तो आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्पीड इंटू टाइम करूँगा तो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस मिलेगा। बट गाइस आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे टाइम कॉमन है, मतलब यहाँ पे T1 इज इक्वल टू क्या है, T2 है। मतलब राकेश का जो टाइम है उतना ही टाइम यहाँ पे सुरेश का है, क्योंकि यहाँ पे राकेश सेम टाइम में 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। वही गाइस यहाँ पे सूरज जो है सेम टाइम में 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। मतलब यहाँ पे स्पीड तो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे डिस्टेंस भी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे कम स्पीड से थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, यहाँ पे ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी डिफरेंट है। तो सेम क्या होगा गाइस, सेम होगा टाइम, क्योंकि उतने टाइम में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है एंड उतने टाइम में सुरेश इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो अगर टाइम सेम होगा तो ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे T1 मतलब यहाँ पे राकेश के लिए T1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 अपॉन S1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन यहाँ पे S2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे T1 इज इक्वल टू तो T2 है, इसका मतलब यहाँ पे D1 अपॉन S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे D2 अपॉन यहाँ पे S2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे D1 अपॉन D2 इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे S1 अपॉन S2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस की जो भी रेशियो होगी वो बराबर होगी यहाँ पे स्पीड के रेशियो से। यहाँ पे ऊपर जो भी D1 है तो यहाँ पे भी S1 है, यहाँ पे नीचे D2 है तो यहाँ पे नीचे भी S2 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस की रेशियो यहाँ पे स्पीड की रेशियो के बराबर होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको स्पीड की रेशियो दी है। स्पीड की रेशियो क्या है, यहाँ पे 80 इस टू क्या है, 90 है। इसका मतलब 8:9 है। अगर गाइस यहाँ पे स्पीड की रेशियो, तो यहाँ पे स्पीड की रेशियो अगर यहाँ पे 8:9 होगी, ठीक है। स्पीड की रेशियो 8:9 होगी तो डिस्टेंस की भी रेशियो क्या होगी, 8:9 होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि डिस्टेंस भी सेम है। बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे राकेश एंड सुरेश के बारे में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में बना देता हूँ, यहाँ पे होगा राकेश एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सुरेश। अब यहाँ पे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे जो सुरेश होगा वो यहाँ पे 170 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करता है। बट यहाँ पे
सुरेश कितना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करता है, सुरेश तो यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 170 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है गाइस, आपसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस पूछा होगा तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, राकेश ने 8 यूनिट यहाँ पे ट्रैवल किया एंड सुरेश ने यहाँ पे 9 यूनिट ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे 17 यूनिट टोटल डिस्टेंस हो गया। एंड 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 170 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 17 इंटू यहाँ पे 170 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 289 एंड पीछे एक जीरो लगेगा, ठीक है, किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे 2890 किलोमीटर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। गाइस ये मैंने एकदम डिटेल वे में एकदम बेसिक से हाई लेवल तक आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर को हम n से डिनोट करेंगे एंड डिनोमिनेटर को यहाँ पे d से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या, जो भी नंबर यहाँ पे p/q के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, उसको हम यहाँ पे फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे इस फ्रैक्शन का जो भी न्यूमरेटर होगा वो न्यूमरेटर क्या बोला है, 1 मोर है, ठीक है, 1 मोर है ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 मोर है ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर से। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर 1 मोर होगा तो यहाँ पे अमीर एंड गरीब की ट्रिक लगेगी, तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर को यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे न्यूमरेटर एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर से 1 से बड़ा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें मिला। अब आगे क्या बोला है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 5 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 5, ठीक है, द फ्रैक्शन बिकम्स 12:13। तो यहाँ पे बोला है कि इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 5, तो न्यूमरेटर को मैंने 5 से डिक्रीज कर दिया, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 5, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ पे 5 से इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी फ्रैक्शन मिलेगी, मतलब जो भी p/q के फॉर्म में नंबर मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पे 12:13 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 12 अपॉन क्या होगा, यहाँ पे 13 होगा, ठीक है। तो आगे क्या बोला है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालनी है, मतलब हमें n एंड d की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सिंपली मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड यहाँ पे सिंपली मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13n माइनस यहाँ पे 13 5 क्या आता है 65 आता है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 12d प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 12 5 क्या आता है, 12 5 यहाँ पे 60 आता है, ठीक है। तो ये d को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13n माइनस यहाँ पे 12d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 65। इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 125 मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे n की वैल्यू तो आपको पता है, n की वैल्यू क्या है, 2d + 1 है। तो यहाँ पे n की जगह पे मैं यहाँ पे 2d + 1 रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली, मतलब तो यहाँ पे 13 2 क्या आता है, 26 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 26d प्लस यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 13 इंटू 1 क्या आता है, 13 आता है, माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 12d है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 125 मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे 26d है एंड यहाँ पे क्या है -12d है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14d मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14d मिलेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या है 125 है एंड यहाँ पे क्या है 13 है, 13 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगा, तो 125 माइनस 13 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 112 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 112 अगर मैं यहाँ पे 14 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा एंड 14 8 जा, तो d की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, d की वैल्यू यहाँ पे 8 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अगर गाइस यहाँ पे d की वैल्यू 8 मिल गई, आपको क्या निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो d की वैल्यू अगर 8 है तो आपको n की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे d की जगह पे मैं 8 लिख दूंगा, ठीक है। तो 8 इंटू 2 क्या आता है, 16 आता है, 16 + 1 क्या आता है, यहाँ पे 17 आता है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, यहाँ पे n अपॉन d, मतलब ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 17 हो जाएगी एंड d की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी। तो फ्रैक्शन क्या मिला आपको, यहाँ पे 17/8 मिला। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको यहाँ पे मैंने क्वालिटी के साथ अमीर एंड गरीब की ट्रिक बताई है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आई होप कि सभी को बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल बाय Z% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब अगर यहाँ पे शॉपकीपर ने एक टी शर्ट बाय की होगी एंड उसे यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। तो टी शर्ट को अगर सेल करना होगा तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंटेज की मार्किंग करनी होगी। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना
कुछ MRP लिखना होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा वैल्यू बढ़ के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे MP की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बोला है कि शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल बाय Z% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट फॉर यहाँ पे 894.75। इसका मतलब ये क्या होगा, सेल किया है, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे बोला है आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ऑफ 20%। तो यहाँ पे क्या बोला है कि डिस्काउंट दिया है 20% का। अब यहाँ पे डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं एंड सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं। तो गाइस यहाँ पे MP एंड यहाँ पे SP की रेशियो क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया है। 20% की फ्रैक्शन क्या होते हैं, 20% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/5 होती है। इसका मतलब इसे हम कैसे रीड करेंगे, 5 का यहाँ पे 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 5 पे 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब वो चीज़ कितने में बेची होगी, यहाँ पे 4 यूनिट में बेची होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 यूनिट बना देता हूँ। मतलब वो चीज़ यहाँ पे मार्क प्राइस क्या होगी, 5 यूनिट होगा, उस पर यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया है। 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्काउंट मतलब यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू यहाँ पे इक्वल होगी। अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं पता होगा तो आपको सिंप्लीफिकेशन की क्लास देखनी पड़ेगी, अरिथमेटिक रिवीजन की क्लास यहाँ पे क्लास 1 से जरूर देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बोला है आगे, इफ द शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 5.88%। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि शॉपकीपर को यहाँ पे 5.88% का प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट किस पे होता है गाइज, अगर उसने कॉस्ट प्राइस पे कोई ना कोई टी-शर्ट यहाँ पे खरीद के लाई होगी एंड उसको यहाँ पे सेल करता होगा। ठीक है, मतलब थोड़े बहुत कम रुपीज़ में वो यहाँ पे टी-शर्ट खरीद के लाता होगा एंड थोड़े ज़्यादा पैसे के साथ वो अगर बेचता होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, अगर गाइज वो यहाँ पे 80 की चीज़ लेके आता होगा एंड 100 में बेचता होगा तो उसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज किस पे लगेगा गाइज, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे लगेगा। एंड यहाँ पे 5.88% की वैल्यू क्या आती है गाइज, यहाँ पे 1/17 आती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 17 का 5.88% क्या होता है, यहाँ पे 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, उसको यहाँ पे प्रॉफिट होता होगा 5.88% का। मतलब गाइज अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगी, अगर गाइज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 17 होगी तो 17 पे 1 यूनिट का प्रॉफिट, इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 18 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे 17 पे 1 यूनिट का प्रॉफिट मतलब वो चीज़ वो 18 यूनिट में बेचेगा, तब जाके उसको यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। एंड यहाँ पे 17 के चीज़ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट मतलब 17 के चीज़ पे यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट मतलब उसको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो गया होगा, यहाँ पे 5.88% का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या मिल जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस की रेशियो मिल जाएगी, यहाँ पे 17 यूनिट एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 18 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, बट सेलिंग प्राइस एक जगह पे क्या है 4 यूनिट है, एक जगह पे क्या है 18 यूनिट है। तो ये दोनों सेलिंग प्राइस को मुझे यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 एंड 18 का एलसीएम क्या आता है गाइज, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो क्या आता है, यहाँ पे 2:9 आता है। इन दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने की ट्रिक मैं बताता हूँ। इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए सबसे पहले तो, एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो यहाँ पे 18 × 2 क्या आता है, यहाँ पे 36 आता है। 4 × 9 क्या आता है, यहाँ पे भी 36 ही आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे 36 आएगा। तो कोई भी एक क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है एंड जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसका एलसीएम 36 दिख रहा है। तो यहाँ पे 36 बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे 17 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एंड गाइज यहाँ पे 4 को 36 बनाने के लिए यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे MP SP एंड यहाँ पे CP की रेशियो क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पे CP क्या हो जाएगा 17 × 2 मतलब यहाँ पे 34 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, SP क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 यूनिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे MP क्या हो जाएगा, MP यहाँ पे 45 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इतना तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। अब यहाँ पे Z क्या था, शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल बाय Z% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे बोला है कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर यहाँ पे Z% का मार्क किया है। तो यहाँ पे 34 से वैल्यू कितनी हो गई है, 45 हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे कितने यूनिट का इंक्रीज हो गया है गाइज, यहाँ पे 34 मतलब 6 एंड 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 यूनिट का इंक्रीज हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 11 यूनिट का मार्कअप किया है। 11 यूनिट का मार्कअप किया है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो 11 यूनिट का मार्कअप किया है कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ एंड यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो टी-शर्ट का काम हो गया तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 11 यूनिट का क्या किया है, 11 यूनिट का मार्कअप किया है किस पे, यहाँ पे 34 पे। तो यहाँ पे 100 पे कितने यूनिट का मार्कअप किया होगा, तो गाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जाहिर सी बात है 11 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 33 रहता। ठीक है, तो यहाँ पे 33 रहता तो यहाँ पे 3 से डिवाइड होता, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलती, यहाँ पे 1/3 वैल्यू मिलती। एंड 1/3 × 100 क्या होता है गाइज, 1/3 × 100 क्या होता है, यहाँ पे 33 पॉइंट यहाँ पे 33% होता है। बट यहाँ पे 33
था क्या? नहीं था। यहाँ पे तो 33 से थोड़ा बहुत डिनोमिनेटर इंक्रीज था। एंड अगर गाइज यहाँ पे डिनोमिनेटर थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है तो वैल्यू क्या होगी, जो भी एक्चुअल वैल्यू होती है ना वो थोड़ी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज, मुझे यहाँ पे 32 पॉइंट या फिर 33.00 मिलेगा, या फिर 32 पॉइंट यहाँ पे 80% मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपको ऑप्शन में जो भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिखेगी इससे एग्जैक्ट थोड़ी बहुत कम, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गई जिसने भी यहाँ पे 894.75 रुपीज अगर ये देखा होगा तो एक ट्रैप था क्वेश्चन का, अगर आप इसमें फंस गए तो आपका क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी, ये टाइम कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, इसका कोई भी काम नहीं था। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो से आपका क्वेश्चन बन रहा था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 30 to 40 सेकंड का है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, रमेश एंड सुरेश टुगेदर स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट द वर्क आफ्टर 30 डेज। मतलब वो 30 डेज के बाद यहाँ पे काम छोड़ देते होंगे। इसका मतलब रमेश एंड सुरेश ने, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रमेश हो जाएगा, यहाँ पे सुरेश हो जाएगा। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, यहाँ पे 30 डेज तक काम किया। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे 30 डेज तक काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डेज बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, गणेश कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। अब यहाँ पे जितना भी रिमेनिंग वर्क बचा होगा वो किसने कंप्लीट किया है, यहाँ पे गणेश ने। एंड यहाँ पे कितना था वो, एंड विच इज 25% ऑफ द टोटल वर्क। इसका मतलब यहाँ पे रमेश एंड सुरेश ने यहाँ पे 75% वर्क, यहाँ पे 75% वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया होगा, यहाँ पे 30 डेज में कंप्लीट किया होगा। क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि रमेश एंड सुरेश यहाँ पे 30 डेज वर्क कंप्लीट करते हैं एंड 75% वर्क कंप्लीट करते हैं। क्योंकि रिमेनिंग जो भी 25% वर्क होगा वो किसने कंप्लीट किया है, वो यहाँ पे गणेश ने कंप्लीट किया है। ठीक है, एंड आगे क्या बोला है, ऑफ द टोटल वर्क इन 36 डेज। तो यहाँ पे गणेश ने 25% वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया है, यहाँ पे 36 डेज में कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे 75% वर्क अगर 30 डेज में कंप्लीट होता होगा तो 75% की फ्रैक्शन क्या आती है, 75% की फ्रैक्शन यहाँ पे 3/4 आती है। ठीक है, मतलब ही यहाँ पे 3/4 वर्क यहाँ पे 30 डेज में कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे एक यूनिट मतलब 100% वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा, ये 3/4 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 10 एंड 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4 यहाँ पे 40 हो जाएगा। इसका मतलब एक यूनिट वर्क मतलब क्या हो जाएगा, एक यूनिट वर्क मतलब यहाँ पे 100% वर्क यहाँ पे 40 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये किसके बारे में था, यहाँ पे रमेश एंड सुरेश के बारे में था। तो रमेश एंड सुरेश यहाँ पे 100% वर्क कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 100% वर्क यहाँ पे 40 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे रमेश एंड सुरेश यहाँ पे 40 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं 100%। तो यहाँ पे मैं 40 डेज बना देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 40 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे गणेश के बारे में देखेंगे तो टोटल वर्क गणेश कितने दिन में कंप्लीट करता है। अगर गाइस यहाँ पे 25% वर्क यहाँ पे 36 डेज में कंप्लीट करता है तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे 1/4 होती है। इसका मतलब 1/4 वर्क वो 36 डेज में कंप्लीट करता है। तो एक वर्क मतलब 100% वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट करता होगा, और यहाँ पे 36 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 चौक 12 मतलब यहाँ पे 120 एंड 7 चौक 24 मतलब यहाँ पे 144 डेज में। तो 100% वर्क मतलब 1 यूनिट वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट करता होगा, यहाँ पे 144 डेज में कंप्लीट करता होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे गणेश के आगे मैं लिख देता हूँ कि गणेश यहाँ पे टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है, यहाँ पे 144 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 144 डेज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे डेज का कॉलम आता है, मतलब टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे टोटल वर्क आता है जो कि यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम होगा। एंड यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे एफिशिएंसी आती है। तो गाइस यहाँ पे एफिशिएंसी क्या दिखती है आपको, यहाँ पे 144 एंड 40 की एफिशिएंसी क्या दिखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ द रमेश इज 60% मोर एफिशिएंट देन गणेश। अब यहाँ पे क्या बोला कि ये जो रमेश होगा वो 60% मोर एफिशिएंट होगा। तो 60% की फ्रैक्शन क्या होती है गाइस, 60% की फ्रैक्शन यहाँ पे 3/5 होती है। तो यहाँ पे बोला कि रमेश यहाँ पे 60% से मोर एफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे अगर गणेश 5 यूनिट एफिशिएंट होगा तो इस पे 60% का इंक्रीज मतलब यहाँ पे 3 यूनिट का इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे 5 का 60% होता है 3 होता है। तो रमेश यहाँ पे 60% से ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 8 यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे गणेश अगर 5 यूनिट एफिशिएंट होगा तो यहाँ पे रमेश कितना एफिशिएंट होगा, रमेश यहाँ पे 8 यूनिट एफिशिएंट होगा। ठीक है, देन द टाइम टेकन बाय सुरेश अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज। तो यहाँ पे सुरेश अलोन टाइम कितना लेता होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो सुरेश अलोन कितना टाइम लेता होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सिंपली एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 144 एंड यहाँ पे 40 का
एलसीएम क्या आता है, तो अगर गाइज मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या आता है, यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 10 एंड यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 3 जा 12, 2 4 बचा 4 6 जा, ठीक है। फिर से यहाँ पे 2 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 18 मिलेगा एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। तो कोई भी एक क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है, बात तो एक ही है, ठीक है। तो 14 इंटू 18 क्या आता है, 18 चौक 72, मतलब यहाँ पे 7 2 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे 720 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 144 इंटू 5 भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे 720 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या मिल गया, यहाँ पे 720 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 720 बना देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 720 हो जाएगा। बट गाइस यहाँ पे क्या बोला था, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं फार्मूला बना के बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क कैसे निकालूंगा गाइज मैं, यहाँ पे टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज हो जाएगी, मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी को अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइज, मुझे यहाँ पे टोटल वर्क मिलेगा। इसी फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं गाइज, इसी फार्मूला से आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे डेज कैसे निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे गणेश के लिए ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है गाइज, टोटल वर्क यहाँ पे 720 है एंड एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 5 यूनिट है। तो अगर यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या है, यहाँ पे 720 है, ठीक है। 720 को अगर मैं यहाँ पे गणेश के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, गणेश के नंबर ऑफ डेज मिलेंगे। तो यहाँ पे 144 मिलता है क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 1 जा 5, 2 बचा 5 4 जा 20, 2 बचा 0 बचा 5 4 जा 20। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे 144 मिला, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये मैंने आपको यहाँ पे चेक करने के लिए बताया है। तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इससे आप यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या पता है, आपको यहाँ पे टोटल वर्क पता है एंड आपको यहाँ पे रमेश की एफिशिएंसी भी पता है। तो टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा रमेश के एफिशिएंसी से तो यहाँ पे रमेश के नंबर ऑफ डेज मिलेंगे मुझे। तो यहाँ पे 720 को अगर मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 9 जा 72, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, रमेश कितने डेज लेता होगा, रमेश यहाँ पे 90 डेज लेता होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। वैसे ही गाइज अगर गाइज मैं यहाँ पे टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एफिशिएंसी मिलेगी। कैसे, यहाँ पे इस फार्मूला में है ना, यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे एफिशिएंसी मिलेगी। तो यहाँ पे टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगा तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 720 को मैं r प्लस यस के नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे r प्लस यस की एफिशिएंसी मिलेगी। तो यहाँ पे 4 0 से 0 कट, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा क्या हो जाएगा, 4 8 जा यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिली, यहाँ पे 18 यूनिट यहाँ पे r प्लस एस की एफिशिएंसी मिली। अगर गाइज यहाँ पे r प्लस एस की एफिशिएंसी 18 यूनिट है, उसमें से r की एफिशिएंसी अगर 8 यूनिट होगी तो यस की एफिशिएंसी कितनी होगी गाइज, यस की एफिशिएंसी यहाँ पे 10 यूनिट होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे 8 यूनिट मतलब r की एफिशिएंसी प्लस एस की एफिशिएंसी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, r प्लस एस की एफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। एफिशिएंसी यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, नंबर ऑफ डेज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय सुरेश अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पे क्या बोला है, सुरेश की एफिशिएंसी तो आपको पता चल गई, सुरेश की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे 10 यूनिट है। तो टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे सुरेश के नंबर ऑफ डेज मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या है 720 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपली 72 डेज मिलेंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे 72 डेज क्या हो जाएंगे, 72 डेज यहाँ पे डेज हो जाएंगे जो कि सुरेश अलोन अगर यहाँ पे वर्क कंप्लीट करता होगा तो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, दो ट्रेन है जो कि रनिंग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्रॉसेस अ ट्री इन 34 सेकंड एंड यहाँ पे 20 सेकंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन ए होगी, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगी, ट्रेन बी होगी, ठीक है। ट्रेन ए यहाँ पे 34 सेकंड में क्रॉस करती होगी एंड ट्रेन बी यहाँ पे 20 सेकंड में क्रॉस करती होगी। आगे क्या बोला है, दे क्रॉसेस ईच अदर व्हेन दे आर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन इन 25 सेकंड। अब गाइज यहाँ पे क्या रहता है, अगर गाइज यहाँ पे ट्रेन ए होगी एंड यहाँ पे ट्रेन बी होगी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे 25 सेकंड में क्रॉस करते होंगे। अगर आप ट्रेन में बैठ के होगे तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली ट्रेन अगर आपसे जाती होगी तो आपको क्या दिखता है, वो फास्टेस्ट वे
वे में जाती होगी, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे होगे एंड आपके बगल में और एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो आपको क्या दिखता है गाइस, ये दोनों की ट्रेन की स्पीड क्या होती है, इक्वल रहती है, मतलब आसपास बराबर ही रहती है। मतलब ये दोनों ट्रेन की स्पीड क्या रहती है, दोनों ट्रेन की स्पीड आपको एवरेज स्पीड मिलती है, जो कि यहाँ पे क्या होती है, कैंसल आउट होती है। एंड एवरेज स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे v1 माइनस v2 हो जाएगा। बट गाइज अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे होगे एंड आपके बगल में ट्रेन जाती होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको क्या दिखता होगा, कभी भी गाइज अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन की स्पीड क्या होती है, ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीज दिखती है, क्योंकि आप यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड अपोजिट ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे v1 प्लस v2 हो जाएगी। मतलब ऑटोमेटिकली आपके आइज को ये स्पीड इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रेन ए कितना टाइम लेता है, यहाँ पे 34 सेकंड लेता है। ट्रेन बी कितना टाइम लेता है, यहाँ पे 20 सेकंड लेता है। एंड दोनों ट्रेन अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना टाइम लेता है, यहाँ पे 24 सेकंड लेता है। इसका मतलब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम कम होगा। एंड यहाँ पे स्पीड अगर यहाँ पे डिक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम यहाँ पे इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे क्या बोला था, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एवरेज टाइम क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एलिगेशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं टाइम पे एलिगेशन निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम पे एलिगेशन लगा होगा तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। तो टाइम पे एलिगेशन लगा होगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, ऑलवेज आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर मिलता है। तो टाइम पे एलिगेशन लगा होगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे स्पीड का रेशियो मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। एंड एकदम हलवा लेवल का क्वेश्चन है गाइज, कोई भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एलिगेशन किस पे, टाइम पे लगाया मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, 34 सेकंड टाइम है। ये भी क्या है, यहाँ पे T2 है, ठीक है। ये क्या है, T1 है। ये क्या है, T2 है। एंड ये क्या है, यहाँ पे T एवरेज है, ठीक है। यहाँ पे T एवरेज है। तो इस पे अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे किसकी रेशियो मिलेगी, यहाँ पे स्पीड की रेशियो मिलेगी। मतलब यहाँ पे S1 एंड यहाँ पे S2 की रेशियो मिलेगी। तो आपको उससे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो आपसे S1 एंड S2 का रेशियो ही तो पूछा है। तो इसे कैसे सॉल्व करते गए, यहाँ पे क्या है, 34 में से 25 चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, जो कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके अपोजिट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। अब आपको 25 में से क्या निकालना है, 20 निकालना है, ठीक है। मतलब एक तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 माइनस 20 क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ पे आपको अपोजिट इसमें मतलब क्रॉस इसमें आपको यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पीड की रेशियो क्या मिल गई गाइस, यहाँ पे S1:S2 क्या मिल गया, S1:S2 यहाँ पे 5:9 मिल गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप 10 से 12 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे एलिगेशन मेथड से। अब अगर आप यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड लगाओगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी होगा गाइज, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड में आपको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा थ्योरेटिकल वे में। तो अगर आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा तो यहाँ पे एलिगेशन से अलावा और कोई भी मेथड नहीं है जो कि आपको 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एंड अगर आप कन्वेंशनल मेथड में जाओगे तो कन्वेंशनल मेथड में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। तो चॉइस आपकी है गाइस। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 96। तो एक नंबर में यहाँ पे x कंसिडर करता हूँ एंड दूसरा नंबर यहाँ पे y कंसिडर करता हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है गाइस, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 96 है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, इफ 34% ऑफ अ नंबर इज सेम एज द 136% ऑफ द अनदर नंबर। अब यहाँ पे बोला है कि 34% ऑफ x, ठीक है, 34% ऑफ x इज सेम होगा किसके बराबर, यहाँ पे 136% ऑफ अनदर नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 136% ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंट साइन से क्या हो जाएगा, परसेंट साइन से परसेंट साइन कट, ठीक है। अब यहाँ पे 34 से अगर मैं डिवाइड कर सकता हूँ तो यहाँ पे 17 से डिवाइड कर सकता हूँ। 17 2 जा आ जाएगा, ठीक है। एंड 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 8 जा क्या हो जाएगा 136। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू यहाँ पे 4y हो गया। तो अगर मैं y को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा तो x अपॉन y का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x अपॉन y क्या हो जाएगा, x अपॉन y इज इक्वल टू यहाँ पे 4/1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे 4 यूनिट होगा एंड यहाँ पे y क्या होगा, यहाँ पे y 1 यूनिट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे x एंड y का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 96 का है। एंड यहाँ पे x एंड y का डिफरेंस कितना है, x एंड y का डिफरेंस तो यहाँ पे 3 यूनिट का है। इसका मतलब यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 96 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 3 3 जा एंड यहाँ पे 3 2 जा हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 32 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर गाइज यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 32 है तो आपसे क्या पूछा है गाइज,
फाइंड द एवरेज ऑफ दिस 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर का एवरेज क्या होगा, तो x मतलब क्या हो जाएगा, x क्या है 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू 32, ठीक है। 4 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 128 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 128 मिल गई। एंड y क्या है गाइस, y यहाँ पे 1 यूनिट है, एंड 1 यूनिट मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 32 है। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस 2 नंबर। तो यहाँ पे x एंड y का एवरेज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई मतलब 120 प्लस या 128 प्लस यहाँ पे 32 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 160 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 160 अपॉन यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, मतलब x एंड y है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एवरेज की वैल्यू यहाँ पे 80 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सुधीर इज 20 ईयर एल्डर देन रमेश। अब यहाँ पे बोला है कि सुधीर जो होगा वो 20 ईयर से बड़ा होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रमेश में मुझे यहाँ पे 20 ईयर ऐड कर देने पड़ेंगे, तब जाके रमेश क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुधीर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि सुधीर यहाँ पे बड़ा है 20 ईयर से, तो अगर यहाँ पे सुधीर बड़ा होगा तो मुझे रमेश में यहाँ पे 20 ईयर ऐड कर देने पड़ेंगे, तब जाके सुधीर के बराबर होगी, ठीक है। अब आगे बोला है इफ द रेशियो ऑफ रमेश प्रेजेंट एज एंड गोविंद प्रेजेंट एज, ठीक है। यहाँ पे रमेश एंड गोविंद के प्रेजेंट एज के बारे में रेशियो दिया है, वो क्या है गाइस, यहाँ पे 12:11 यहाँ पे 11 है, ठीक है। 12:11 अगर 11 होगा तो आपसे क्या पूछा है, देन द सुधीर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ गोविंद्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे बोला कि सुधीर की जो भी एज होगी वो क्या होगी, ट्वाइस होगी, किससे, गोविंद के प्रेजेंट एज से होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे सुधीर की जो भी प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी, गोविंद के प्रेजेंट एज से यहाँ पे ट्वाइस होगी। मतलब यहाँ पे 11 का ट्वाइस क्या होता है, यहाँ पे 22 यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इतना तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। तो आपको रमेश की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो आपको रमेश की यहाँ पे प्रेजेंट एज क्या निकालनी है, रमेश की निकालनी है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे रमेश की एज क्या है, यहाँ पे 12 यूनिट है। यहाँ पे सुधीर की एज क्या है, यहाँ पे 22 यूनिट है। तो इसके इक्वेशन में यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे रमेश की एज क्या है, यहाँ पे 12 यूनिट है, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 ईयर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू सुधीर की प्रेजेंट एज क्या है, यहाँ पे 22 यूनिट है, ठीक है। ये 12 यूनिट में इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2 ईयर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 ईयर है तो आपको क्या बोला है, आपको रमेश की प्रेजेंटेज निकालनी है। तो रमेश की प्रेजेंटेज क्या है, यहाँ पे 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 12 यूनिट की वैल्यू 12 इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2 ईयर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 ईयर हो जाएगी। तो रमेश की प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 24 ईयर हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे कितने दिन में कंप्लीट करते हैं पीस ऑफ वर्क, यहाँ पे 22 डेज में कंप्लीट करते होंगे। अब आगे बोला है वही गाइज, यहाँ पे बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 33 डेज। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बी एंड सी वही वर्क यहाँ पे 33 डेज में कंप्लीट करते होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे बी एंड ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क ऑन इट फॉर 14 डेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे बी प्लस ए ने वर्क स्टार्ट किया होगा, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी ने वर्क स्टार्ट किया होगा। एंड ये कितने दिन तक चला है, ये यहाँ पे 14 डेज तक चला है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एंड यहाँ पे ए एंड सी कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो यहाँ पे बोला है कि ए एंड सी ने, मतलब यहाँ पे ए प्लस सी ने जो भी रिमेनिंग वर्क होगा वो कितने दिन में कंप्लीट किया है, यहाँ पे 12 डेज में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या है, डेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए एंड बी की यहाँ पे एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे डेज इंटू एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टोटल वर्क 1 हो जाएगा ए एंड बी ने किया हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 डेज है। एंड यहाँ पे ए एंड सी की क्या है, यहाँ पे ए एंड सी की एफिशिएंसी लेंगे, तो एफिशिएंसी इंटू यहाँ पे डेज क्या आता है, यहाँ पे टोटल वर्क आता है जो कि यहाँ पे ए एंड सी ने कंप्लीट किया होगा। तो टोटल वर्क यहाँ पे ए एंड बी ने कंप्लीट किया, टोटल वर्क यहाँ पे ए एंड सी ने कंप्लीट किया, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, इन दोनों की एडिशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द होल वर्क। तो आपसे क्या पूछा है कि सी अलोन यहाँ पे कितना टाइम लेता होगा, मतलब कितने नंबर ऑफ डेज लेता होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली एलसीएम निकालना पड़ेगा यहाँ पे ए बी एंड यहाँ पे बी सी के नंबर ऑफ डेज का। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज मिलेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम इनका निकालने के लिए यहाँ पे इन
दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 11 से डिवाइड करूँगा तो 2 मिलेगा एंड यहाँ पे 11 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 3 मिलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 22 इंटू 3 क्या मिलेगा, यहाँ पे 66 मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 66 यूनिट क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब 33 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 66 ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी एक कर दीजिए क्योंकि वैल्यू तो एक ही आने वाली है। अब गाइज मैंने आपको क्या बोला था, अगर गाइज यहाँ पे टोटल वर्क को यहाँ पे नंबर ऑफ डेज से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे एफिशिएंसी मिलेगी। तो यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कैसे निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे टोटल वर्क को यहाँ पे ए एंड बी के नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 यूनिट एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, एंड बी प्लस सी की एफिशिएंसी कैसे निकाल सकता हूँ गाइज मैं, यहाँ पे टोटल वर्क को यहाँ पे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 यूनिट मिलेगा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे क्या है, अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो टोटल वर्क कितना है, यहाँ पे 66 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, यहाँ पे 66 यूनिट है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या है गाइज, यहाँ पे 14 इंटू ए प्लस बी की एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट है। तो यहाँ पे 14 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएंगे। तो 14 3 यहाँ पे 4 मतलब 42 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 42 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में यहाँ पे 12 इंटू ए सी है। तो ए सी की एफिशिएंसी निकाली क्या हमने, नहीं निकाली। यहाँ पे ए प्लस बी की है एंड बी प्लस सी की है, तो ए सी की नहीं निकाली है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 इंटू यहाँ पे ए प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता लगेगा, यहाँ पे ए प्लस सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 66 यूनिट माइनस 42 यूनिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 यूनिट एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 12 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 यूनिट हो जाएगी। अगर गाइज यहाँ पे ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 यूनिट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज मिलेंगे एंड यहाँ पे टोटल वर्क को मैं नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे डेज एंड एफिशिएंसी का अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा टोटल वर्क मिलेगा। ठीक है, आप करके देखिए, यहाँ पे 22 है एंड यहाँ पे 3 है। 22 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 66 आता है। यहाँ पे क्या है, 33 है एंड यहाँ पे क्या है, 2 है। 33 इंटू 2 क्या आता है, 33 इंटू 2 यहाँ पे 66 आता है। ठीक है, वैसे ही गाइज अगर गाइज मैं यहाँ पे टोटल वर्क को यहाँ पे नंबर एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 33 डेज मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस सी को कितने डेज लगेंगे टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे 33 डेज लगेंगे। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे यहाँ पे सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए पूछा है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे सी की एफिशिएंसी मैंने निकाल दी तो सी की एफिशिएंसी को अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क से डिवाइड करूंगा तो सी के नंबर ऑफ डेज मिलेंगे। ठीक है, एंड आपको तो नंबर ऑफ डेज ही निकालने हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब गाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि सी को कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, तो आप यहाँ पे सी दिख रहा है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का कॉलम दिख रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज सब्ट्रैक्ट नहीं होते। सब्ट्रैक्ट एंड ऐड यहाँ पे सिर्फ एफिशिएंसी ऐड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए एंड सी है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, बी एंड सी है। तो गाइज मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी है तो बी से बी कट हो जाएगा एंड मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस सी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ए माइनस सी मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ए माइनस सी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट यहाँ पे नंबर ऑफ डेज सब्ट्रैक्ट नहीं होगे बल्कि यहाँ पे एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे 3 यूनिट माइनस 2 यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस सी की वैल्यू क्या मिल गई, 1 यूनिट मिल गई एंड ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे 2 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे 2 यूनिट है। तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे सी से सी कट हो जाएगा। 2a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2a की वैल्यू यहाँ पे 3 यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे 3/2 मिल जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 3/2 मिल गई। अगर गाइस यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे 3/2 है तो 3/2 अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 माइनस 3/2 मतलब 4 माइनस यहाँ पे 3/2 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे c इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। c की वैल्यू अगर यहाँ पे 1/2 होती है मतलब यहाँ पे c की एफिशिएंसी 1/2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे c की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, c की एफिशिएंसी यहाँ पे 1/2 हो जाएगी। ठीक है, एंड a अलोन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, a अलोन की एफिशिएंसी यहाँ पे 3/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी की एफिशिएंसी है 3, तो a अलोन की क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3/2 हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे एफिशिएंसी को अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क से डिवाइड कर दूंगा, टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सी के नंबर ऑफ डेज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 66 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो 66 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 132 हो जाएगा। तो सी को कितने डेज लगेंगे गाइज, सी को यहाँ पे 132 डेज लगेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो चलिए गाइज आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे एवरी वीडियोस की अपडेट मिलती है, वहाँ पे एग्जाम रिलेटेड अपडेट मिलती है, वहाँ पे करंट अफेयर के सेशन लेने वाला हूँ मैं MCQ के फॉर्म में। एंड अगर अब तक आपने हमारा व्हाट्सअप का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे लिंक अबाउट सेक्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।